मुलाकात करते हैं सेठी साहब से, मुलाकात करते हैं पालिया साहब से। वक्त है एसपीएल का। सेठी साहब सुप्रभात, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो मेरी लॉन्ग टर्म पिक है वो उसी सेक्टर से है जिसके अभी संदीप भी बात कर रहे थे और बाकी पैनलिस्ट ने भी आज सबके रडार पे आईटी स्टॉक्स है। तो मैंने भी आज एक लॉन्ग टर्म पिक के लिए मिड कैप आईटी स्टॉक को पिक किया। स्टॉक का नाम है सस्टेन टेक्नोलॉजीज, जो कि अभी 1145 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये स्टॉक में भी देखेंगे तो अभी बाजार की जो मिड कैप में गिरावट आई उसमें इस स्टॉक में भी अपने हाईज जो कि 1530 के आसपास के हाईज है वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर इन लेवल्स पे आ गए हैं। पर एक सॉलिड कंपनी है ये। कंपनी प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है और जो इंडस्ट्रीज को कैटर करती है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव, टेलीकॉम। फिर फॉर्च्यून 500 कंपनियों में से 100 कंपनी से ज्यादा इनके क्लाइंट्स हैं। बाकी फंडामेंटल सॉलिड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 33%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%। एक जीरो डेट कंपनी है और सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छा था। 37 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 23 करोड़ का पैट था। एफआईआई अराउंड 20-21% हिस्सेदारी ओन करते हैं जिसमें अत्यंत कैपिटल है मेनली 7.8%। तो इस स्टॉक को लंबी अवधि के लिए 1140-45 के लेवल पे खरीदने की सलाह है। बाकी मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट है 1500, स्टॉप लॉस कुछ नहीं। स्टॉप लॉस कुछ नहीं मतलब? अनिल जी, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में जब रिटर्न हम 50% के बोल रहे हैं तो 5-7% ऊपर नीचे होगा स्टॉक, तो उसमें कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी अब मैं देख रहा हूँ अनिल जी, अभी में 30-40 रुपए ऑलरेडी बढ़ गया है। 1190 के लेवल आगे 1140-45 पे मैंने बोला था। बट थोड़ा जैसे करेक्ट हुए, ठंडा हुए तो उस समय इसको लेना है लॉन्ग टर्म का स्टॉक। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन टेक्नोलॉजी ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से लॉन्ग टर्म के लिए बोला है। शॉर्ट टर्म में ही दौड़ लगा रहा है भाई। 45 रुपए बढ़ चुका है बात करते करते मुश्किल से 2-3 मिनटों में। ये है स्टॉक का दमदार एक्शन सस्टेन टेक्नोलॉजी। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है पालिया साहब से उनकी लॉन्ग टर्म पिक लेने का। बताएं सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक रहेगी नैटको फार्मा। ये स्टॉक में देखें तो एक बड़ा करेक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, लेकिन पिछले 5-6 वीक से अगर हम देखें तो स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन करके अभी एक रिवर्सल में साइन दे रहा है। नियर टर्म चार्ट पे देखें तो स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब ये स्टॉक में करेक्शन के बाद वापस स्ट्रेट इसमें बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके के डेली और वीकली सेटअप बने हैं, हमें लगता है अब स्टॉक में यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से वापस बाय करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल इसका लॉन्ग टर्म सेटअप तो पॉजिटिव है। ये जो करेक्शन था ये एक अपॉर्चुनिटी है बाय करने की। अब हमें लगता है ये स्टॉक में यहाँ से 1050 से 1100 तक की अपसाइड लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकती है। 890 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 890 से लेके 860 ये बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। स्टॉप लॉस होगा इसका 830 का और इसके टारगेट होंगे 1050 से लेके 1100 तक के। तो नैटको फार्मा लॉन्ग टर्म में बाय करने की सलाह है। नाटको फार्मा जैन साहब और पालिया साहब की तरफ से नाटको फार्मा है, मतलब जयपुर और इंदौर वालों की तरफ। बाकी वैसे नेटको फार्मा कुणाल जी नेटको फार्मा। कुणाल जी आपका भी नाटको फार्मा है या नेटको फार्मा है? अनिल जी अभी तक तो नेटको फार्मा ही था अनिल जी, लेकिन अब नाटको ज्यादा अच्छा लग रहा है अनिल जी। तो बस वही रखा जाए। इंदौर जयपुर में नाटको हो जाता है नेटको वहां जाके। हाँ, सेम वैसे कालपुट की तरह। कालपुट कालपुट तो है, इंदौर के कालपुट का मुकाबला ही नहीं। कैसे बोलते हैं वहां पे इंदौर में? जरा पालिया साहब बताएं हमारे दर्शकों को। एफएनओ ट्रेडर्स आपके अनिल जी काल खरीदना है। काल खरीदना है, काल खरीदना। ओके, तो ये है नाटको फार्मा हमारे पालिया साहब का खरीदारी करने की राय 1050-1100 तक के टारगेट के लिए आपके लिए। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपनी 10 की कमाई के स्टॉक के साथ। बताएं सर। अनिल जी हमारी 10 की कमाई का स्टॉक है किम्स। हॉस्पिटल स्टॉक है और हॉस्पिटल स्टॉक फैंसी में एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक करेक्शन में चल रहा है और लगता नहीं है कि ज्यादा कोई बड़ी करेक्शन देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पर हल्की फुल्की करेक्शन पर किम्स को एक्यूमुलेट करने की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, स्टॉक में बहुत सीमित चार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन जिस तरह का स्ट्रक्चर है इससे ऐसा लगता है कि स्टॉक में आपको एक लंबी तेजी देखने को मिलेगी। हमने बड़ी तेजी ऑलरेडी अपोलो में, मैक्स हेल्थ में, फोर्टिस में देखी है, और उसी तर्ज पर कृष्णा इंस्टीट्यूट यानी कि किम्स में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमारी मध्यम से लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की राय है। हमें लगता है कि जो हॉस्पिटल सेक्टर की रैली है ये अभी और चलेगी, और इन स्तरों पर गिरावट में इसको अक्यूमुलेट करें धीरे धीरे करके, और इस स्टॉक से हमें उम्मीद है कि 2000 के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो 2000 के लेवल्स के लिए मीडियम टर्म के लिए किम्स में खरीदारी करें। ओके, तो ये है आपके लिए किम्स में खरीदारी करने की राय कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। 10 की कमाई में आती हुई 2000 तक के टारगेट के बड़े बड़े टारगेट हैं। आइए सेठी साहब से जान लें उनकी पोजिशनल पिक बनाएं सर। अनिल जी, जो मेरी आज की पोजिशनल पिक है वो सीमेंट सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है डेक्कन सीमेंट, जो कि अभी 608 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये स्टॉक एक साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी है, छोटी साइज की कंपनी है, 2.3 मिलियन टन स्टील की कैपेसिटी है, बट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बहुत ही अच्छा डीलर नेटवर्क है, अराउंड 1000 डीलर्स का, और साउथ इंडिया में तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंस है। और अनिल जी, हम देख रहे हैं सीमेंट एज ए सेक्टर भी बिल्कुल फोकस में है। जिस तरीके से रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ रही है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, रोड्स ब्रिजेस पे, मुझे लगता है ये जो सेक्टर अच्छा करेगा, और वहां से ये अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24%, फिर डेट इक्विटी रेशियो भी बिल्कुल रीजनेबल 0.15 का है, और पिछले 3 साल का पैट का कैगर रहा है 72% का। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पे खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे, 609-10 के लेवल पे, और मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 650 रुपए का, स्टॉप लॉस रखा है 590 रुपए। ओके, तो डेक्कन सीमेंट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई विकास सेठी साहब की तरफ से। छोटा सा ब्रेक के उस पार राजेश पालिया साहब से लेंगी उनकी पोजिशनल पिक, और साथ ही कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके लिए आते दिख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर से, उन पर भी करेंगे बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सबका 10 की कमाई में। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार, राजेश पालिया साहब और साथ ही सेठी साहब, दोनों दे रहे हैं आपको एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। पालिया साहब ने बताया नाटको फार्मा लॉन्ग टर्म के तौर पर, अब से सब लोग नाटको फार्मा बोलेंगे। पालिया साहब बताइए पोजिशनल पिक। पोजिशनल पिक रहेगी मैथॉन अलाय। ये स्टॉक में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक पिछले 4 वीक से बेस फॉर्मेशन करके अब वापस से रिकवरी दिखाता हुआ दिख रहा है। ऑलरेडी अगर इसका लॉन्ग टर्म सेटअप देखें तो स्टॉक एक बुलिश जोन में है। पिछले 3-4 महीनों में एक जरूर कंसोलिडेशन देखने को मिला स्टॉक में, लेकिन जिस तरीके से इसके सेटअप बने हैं वीकली चार्ट पर, हमें लगता है ये स्टॉक को यहाँ से पोजिशनल बेसिस पे बाय करना चाहिए। 1034 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें लगता है जो टारगेट आना चाहिए, करीब आना चाहिए 1150 से 1200 तक की अपसाइड पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से कोई भी डिप वोलेटिलिटी में मिलती है तो इसको ऐड करें। ये स्टॉक में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 970 के आसपास का, और अपसाइड के टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए करीब 1150 से 1200 तक। तो मैथॉन वाला बाय करने की सलाह रहेगी पोजिशनल बेसिस। 1150-1200 ये है टारगेट जिनके लिए करनी है आपको मैथन अलॉयज में खरीदारी। ये तो सेठी साहब का भी फेवरेट स्टॉक रहा है। सेठी साहब जरा इस पर भी राय दें, और साथ ही आप अपनी शॉर्ट टर्म पिक भी बताएं। सास्केन टेक लॉन्ग टर्म, डेक्कन सीमेंट पोजिशनल शॉर्ट टर्म पिक, और उससे पहले मैथन अलॉयज। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू। आपको याद रहता है सब स्टॉक कब किसने एक्चुअली कई बार मैंने बार रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है। मेटल स्पेस मेरा पसंदीदा स्पेस भी, और वहां से मैथन अलॉयज कई बार मैंने रिकमेंड किया। निचले लेवल्स पे बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, और इन लेवल्स पे डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है जिसको एक पोजिशनल तौर पे भी या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी बिल्कुल रखना चाहिए। एक सॉलिड क्वालिटी की अच्छी फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। बाकी अनिल जी, आज का मेरा जो शॉर्ट टर्म पिक है, ये भी स्टॉक एक कई बार रिपीटेटिव हो रहा हूं, बट अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, और करेक्शन के बाद अच्छे लेवल्स पे आने के बाद वापस से बहुत अच्छा लग रहा है। हाल ही में भी मैंने इसका जिक्र किया था, और बाकी निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ स्टॉक है कई बार। वाटेक वबाग, वीएटेक वबाग, जो कि वबाग नाम से एनएसई में लिस्टेड है सिंबल। 344-45 रुपए के लेवल पे अभी ये स्टॉक ट्रेड करता है। भारत के एक लीडिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, जो कि ग्लोबली प्रेजेंट है, ट्रूली एमएनसी है। 20 से ज्यादा देशों में इसका काम होता है, और वहां पे ईपीसी और ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। 100 से ज्यादा पेटेंट है इनके पास, 90 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी ये कंपनी वाटर सॉल्यूशंस जैसे वाटर ट्रीटमेंट, डिसैलिनेशन, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट, वाटर रिक्लेमेशन, इस तरह के कारोबार में है।
सॉलिड 9,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जिसके कारण अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी, और बाकी जिस तरह से सरकार का फोकस है, एक तो नमामि गंगे, उसके अंतर्गत भी कई सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, फिर जो जल जीवन मिशन जो सरकार ने जिस पे फोकस है उसका भी एक फायदा इस कंपनी में देखने को मिल रहा है, और अच्छी क्वालिटी के इन्वेस्टर्स हैं। FIIs ने अपनी हिस्सेदारी सितंबर क्वार्टर में बढ़ाई है, और मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT भी इसमें अराउंड 2.52% स्टेक ओन करता है। फिर आपके राकेश झुंझुनवाला जी ने भी इसी 1-2 क्वार्टर पहले ही 8.04% इस कंपनी में लिया है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है, जिसकी एक अच्छा फॉलोइंग भी है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 360 का, स्टॉप लॉस रखना है 335 रुपए। ओके, 360 का टारगेट, 335 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करके चलें। वॉटेक वॉबैग, ये है आपके लिए सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। पालिया साहब की भी शॉर्ट टर्म पिक लेंगे, उससे पहले एक थीम जहां पर आपको करना है फोकस, अनलॉक से जुड़ा, और फेस्टिव सीजन भी है, और भारत में एटलीस्ट कोरोना का डर थोड़ा थमा हुआ है इस समय, केसेस भी अंडर कंट्रोल है, तो मॉल्स में दोबारा हलचल बढ़ती हुई दिख रही है। कैसी रही है रिकवरी, आइए जानते हैं मानसी के साथ। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आपने सही कहा, फेस्टिवल सीजन, शादियों का सीजन, अब फिर न्यू ईयर भी आ रहा है, और मॉल्स जो कि रेस्ट्रिक्शंस कम होने से खुल चुके हैं, मल्टीप्लेक्सेस भी खुल चुके हैं, इसके चलते हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद मॉल्स के कारोबार में रिकवरी आती हुई दिखी है। इकरा की एक रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया है वित्त वर्ष के अंत तक प्री कोविड के स्तरों का 75% होने का अनुमान, यानी प्री कोविड लेवल्स जो थे उसके 75% लेवल्स तक हम पहुंच जाएंगे, ऐसे अनुमान इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। कोविड से जुड़े रेस्ट्रिक्शंस कम होने से काफी हद तक फायदा मिलता हुआ दिखा है। रिटेल ट्रेडिंग वैल्यू की अगर बात करें, प्री कोविड स्तरों का 64% होने का अनुमान इस वित्त वर्ष के अंत तक लगाया जा रहा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पर नजर रखी जाती है। इस समय पिछले साल मॉल रिकवरी सिर्फ 30% थी, और अब हम देख रहे हैं ये 75% होने का अनुमान लगा रहे हैं। पहली लहर के बाद का असर हमने देखा था, जो कि पिछले साल सिर्फ 30% रह गई थी। काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हम देख रहे थे मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस सेक्टर पर, लेकिन सिचुएशन अब काफी हद तक संभलती हुई हम देख रहे हैं। मॉल ऑपरेटर की रेंटल इनकम जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है, और अगस्त 2021 से शुरू हुई रिकवरी आगे और भी जारी रहने के पूरे अनुमान है, पूरी उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके चलते पर्टिकुलरली तेजी के कारण अगर हम देखें, एक तो कोविड रेस्ट्रिक्शंस कम हुए हैं, हाई वैक्सीनेशन कवरेज है, लोगों में अब ये सिचुएशन या कोरोना को लेकर जो परेशानी है, क्योंकि वैक्सीनेटेड हैं, साथ ही प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो कम होती हुई एक डर कम होता हुआ दिखा है। मांग में लगातार बढ़ोतरी, फेस्टिवल सीजन, इवेंट सीजन और शादियों के सीजन के चलते हम देख रहे हैं, और मल्टीप्लेक्स जो कि रीओपन हुए हैं इसका भी एक असर है, जो कि मॉल्स में फुटफॉल ज्यादा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। शहरों पर फोकस, DLF, फीनिक्स मिल्स, आइनॉक्स लीजर जैसे शहरों पर फोकस रखना है, और साथ ही रिटेल स्पेस जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट, AB फैशन, शॉपर्स स्टॉक पर भी नजर रखें, यहाँ पर भी काफी ज्यादा पॉजिटिविटी नजर आएगी। ओके, तो नजर रखिए रिटेल स्टॉक्स को, और नजर रखिए जहां तक सारे रीओपनिंग जुड़े स्टॉक्स हैं, स्पेशली मॉल काउंटर्स। फीनिक्स मिल्स में आज आपको बड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है, करीब 4-4.5% ऊपर ये स्टॉक भी ट्रेड करते हुए दिखा है, तो डेफिनेटली अच्छी खबर है। PVR अगेन एक काउंटर जो इससे बेनिफिट करता है, पिछले हफ्ते एक दमदार तेजी वहां पर भी आती हुई दिखी थी, तो जो रीओपनिंग थीम है उस पर आपको रखनी है नजर, बड़ा एक्शन आ रहा है। आज थोड़ा क्वाइट है ये काउंटर, बट फीनिक्स मिल्स अच्छी तेजी है। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट पर राय देंगे, फीनिक्स मिल्स जो आज 4-4.5% ऊपर दिख रहा है सर। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोजीशन होल्ड करें, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, और स्टॉक यहां से ऊपर का मूव अभी और दिखा सकता है। 50 से 60 रुपए का मूव यहां से ऊपर की तरफ और देखने को मिलना चाहिए, तो जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। 1120 से लेके 1140 तक का मूव स्टॉक के अंदर ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। आज 1080 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो स्टॉक के अंदर फिर एक अच्छा मूव आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए फिनिक्स मिल पर आए। आइए छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक के उस पार राहुल अरोड़ा साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको 2022 का आउटलुक भी, और साथ ही स्टार हेल्थ इसके टॉप मैनेजमेंट से भी बात करेंगे लिस्टिंग के बाद की योजनाओं पर। तो छोटा सा ब्रेक है, जल्द लौटेंगे। 10 की कमाई में आप सबका स्वागत। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स में हमारे साथ है दो खास मेहमान, विकास सेठी साहब, राजेश पालिया साहब। और पालिया साहब बता चुके आपको नेटको फार्मा, मेथनॉलॉज, दो बेहतरीन पिक्स लॉन्ग टर्म और पोजिशनल के लिए। आइए जानते हैं शॉर्ट टर्म पिक्स। तो जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है पिछले 2-3 वीक से अगर हम देखें, तो एक कंसोलिडेशन रेंज, और लास्ट सेशन में एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था। आज फॉलो अप बाइंग एक्शन भी इस पे स्टॉक में होते हुए दिख रही। ओवरऑल
इसका सेटअप पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है जिस तरीके से इसमें पिछले 2-3 सेशन में जो बाइंग एक्शन बनी है, अब लगता है कि यहाँ से शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक एक अच्छा मूव यहाँ से बनाते हुए दिख सकता है। तो 200 रुपए तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो 200 से 210 तक की टारगेट के लिए मिंटा कॉर्प को बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे 165 के आसपास का। तो मिंटा कॉर्प बाय करना है 177.50 पे, 200 और 210 के टारगेट पे। ओके, तो ये है आपके लिए मिंडा कॉप जहां पर करनी है खरीदारी पालविया साहब की तरफ से। आइए जय की तरफ से एक ट्रेडिंग कॉल, बिगुल जय का जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, LTTS का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदना है 5500 के स्ट्राइक का। एक रेंज देता हूं दीप, उसमें खरीदना है आपको 213 से लेके 223, ये 10 पॉइंट की रेंज में आपको खरीदना है। एंड 5500 का स्ट्राइक एकदम सही है बिकॉज वो ब्रेकआउट लेवल भी और लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है यहाँ पे। सो 213, 223 ये रेंज में आप खरीद कर चले। 5500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन LTTS का दीपांशु, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो नीचे की तरफ देख रहा हूं मैं वो प्लेस करना होगा करीब 170 पे, 170 पर आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दीपांशु। तो करीब करीब आपको 41 पॉइंट का 40-45 पॉइंट का रिस्क है डाउन साइड का, बट लॉस साइज इसकी छोटी है दीपांशु, 200 पॉइंट की 200 की लॉट साइज है। तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज इसके जो फर्स्ट टारगेट बनकर आ रहा है दीपांशु, दैट वुड बी 295 एंड सेकंड टारगेट है वो 340। सो बहुत ही बढ़िया इस लेवल ऊपर की तरफ बनकर आ रहा है। इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पर आते हुए नजर आ रहा है मुझे, और वीकली मोमेंटम्स ऑलरेडी पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स अब फिर से बाय क्रॉसओवर दे रहे हैं। तो आईटी में ऑलरेडी हमें अच्छा मूव देखने मिल ही रहा है, और इसमें पैटर्न का भी ब्रेकआउट है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि LTTS में एक फिर से लाइफ हाई बनने की तैयारी है। 5800 के लेवल्स के 5820 का जो लेवल था इसका ऑल टाइम हाई का, वो लेवल्स निकालने के पूरे चांसेस है दीपांशु LTTS। ओके, तो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये है वो स्टॉक जहां पर करें खरीदारी। 213 से 223 की रेंज में आप खरीदारी करें। 5500 का इन द मनी कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है। 295, 340 के टारगेट क्लियर। बात करते करते जय के देखिए स्टॉक में जबरदस्त उछाल आता हुआ दिख रहा है, 25-30 रुपए की मजबूती बनती हुई आपको नजर आएगी भी। आइए बढ़ते आगे, और आज से हमने कहा कि हमने नए साल की थीम की शुरुआत कर दी है, यानी कि 2022 के लिए बाजार में क्या कुछ एक्शन रहेगा, क्या टारगेट्स आप इंडेक्स से लेकर चलें, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। और शुरुआत करने के लिए राहुल अरोड़ा साहब से बढ़िया कौन मेहमान हो सकता है, जो कि बाजार पर भी दोनों मैक्रो और माइक्रो, बाजार पर भी और स्टॉक्स पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत मार्केट आउटलुक 2022 की। और इस खास सेगमेंट की शुरुआत करने के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के CEO राहुल अरोड़ा साहब। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। सबसे पहले एक आपसे व्यू बाजार पर ही लिया जाए, बताएंगे कैसे देख रहे हैं इस साल के लिए 2022 के लिए मार्केट का आउटलुक, क्या रेंज नजर आती है, क्या टारगेट्स आपको निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी वगैरह के दिखते हैं, पहले उसके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन। और सबसे पहले मुझे नहीं लगता कि नववर्ष से पहले दोबारा शायद हमारी आपकी चैनल में मुलाकात होगी, तो इन एडवांस आपको, आपकी टीम और परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी गुड हेल्थ एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। तो अनिल जी, आई थिंक एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया था मार्केट में। आई थिंक 18,500 से आई थिंक 16,700-800 का एक करेक्शन जो आ गया था, काफी हेल्दी था मार्केट के लिए। अगर हम एक तरफ से देखें तो मुझे लगता है कि 16,500 के आसपास निफ्टी का बॉटम हो सकता है अनिल जी। ये मैं सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ के बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोविड में गए थे, आपको याद होगा, निफ्टी कुछ 12,400 था, वहां से 7,500 गया था। तो एक तरफ से मार्केट ने FY21 के अर्निंग्स तो पूरे रद्द कर दिए थे, और फिर जब हम वापस 12,500 पे आए, आई थिंक वो FY22 को प्राइस कर रहा था। अगर वहां से आप 25-30% का अर्निंग्स ग्रोथ ले ले तो FY23 में तो आपको 16,500 का निफ्टी मिल जाता है। तो आई थिंक फंडामेंटली 16,500 के आसपास का निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग बॉटम रहेगा। उसी ब्रेथ में मैं कहना चाहूंगा अनिल जी कि मुझे लगता है कि 18,500 भी क्रॉस करना शायद इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट पहले 6 महीने जो FY22 जो कैलेंडर ईयर 22 के आएंगे, मुझे लगता है कि ब्रॉडली रेंज बाउंड होंगे 16,500-17 नीचे में
और शायद 18.5-19 ऊपर में। आई थिंक ये 2-2.5 पॉइंट के रेंज में मुझे मार्केट पहले 6 महीने में एटलीस्ट ड्रिप होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, तो 1000 पॉइंट ऊपर 1000 पॉइंट नीचे, ये है रेंज आपके लिए निफ्टी की 16.5 से 18,500 पहले 6 महीने में। और उसके बाद वैसे तो राहुल जी हमेशा हमारे साथ जुड़ते ही तो आराम से व्यू लेते भी रहेंगे। लेकिन एक जो बड़ी चिंता मार्केट के लिए शायद इस वक्त है कि वो कहीं अमेरिका में टेपरिंग जो शुरू होने वाली है, ब्याज दरें बढ़ने वाली है, क्या उसका कोई असर देख रहे हैं बाजारों पर या फिर वो डिस्काउंटेड है? अनिल जी, एक्चुअली 3 चीजें हैं। एक तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कह दी टेपरिंग की, दूसरा तो आपने इन्फ्लेशन नंबर्स देखे ही होंगे जो वीकेंड से पहले आए थे, और इंडिया में भी हमारे भी इकोनॉमिस्ट का व्यू है कि अगले आई थिंक अप्रैल और जून के बीच में शायद इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना चालू हो जाए। तो ये जो इंटरेस्ट रेट्स राइजिंग और टेपरिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली एक मार्केट रिस्क है। और इसके साथ जो आईपीओस भी आ रहे हैं अनिल जी, क्योंकि पैसा तो फंड्स के पास उतना ही है, वो शायद प्राइमरी मार्केट में लगाएं या सेकेंडरी मार्केट पे, तो जिस तरह से आईपीओस भी आ रहे हैं और एलआईसी का आईपीओ भी काफी नजदीक समझ में आ रहा है, तो आई थिंक इन्हीं के साथ चलते हुए मैं कह रहा था कि यहां से अगर रैली भी आई तो मुझे यहां से 1,500 पॉइंट्स के ऊपर नहीं लगती कि ये रैली हो सकती है। ये पूरी तरह से मुझे नहीं लगता है डिस्काउंटेड है अनिल जी, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो हम 16,500 और 17,000 के रेंज में एक बार फिर से एक रीटेस्ट करें। लेकिन जैसे मैंने कहा था, मुझे काफी हद तक यकीन है कि वो रेंज टूटेगा नहीं। तो आपके जो दर्शक हैं, अगर उनको निवेश करने का मौका चाहिए तो एक बार जब दोबारा डिप आएगा उसके आसपास, मैं नहीं कह रहा कि अभी पैसा नहीं लगा सकते, अभी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस जोन में दोबारा मार्केट निफ्टी दिखे तो आप आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक वहां से आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। ओके, तो ये है आपके लिए गिरावट में खरीदारी करने के लिए। आज से मैं अलग अलग सेक्टर्स पर भी आपसे राय लूंगा राहुल, लेकिन उससे पहले आपकी 3 सबसे ज्यादा पसंद वाले शेयर 2022 के वो बताएं। ओह अनिल जी, ये तो आपने स्पॉट पे डाल दिया। आई थिंक अनिल जी, एक तो मेरा काफी पसंदीदा रहा है, मुझे नहीं लगता कि अभी तक अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हुआ है, वो है आइनॉक्स लीजर। आपने हाल ही में देखा होगा जो पहली ब्लॉकबस्टर पिक्चर रिलीज हुई है सूर्यवंशी, कुछ 200-250 करोड़ ऑलरेडी कमा चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये शेयर में री-रेटिंग की संभावना अभी भी है। मुझे लगता है कि ये शेयर 500-550 तक जा सकता है। इसका हाई 500 था, नीचे में 260 आ गया था, अभी काफी हद तक रिकवर हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे अभी 1983 वर्ल्ड कप की मूवी रिलीज होगी लेटर दिस मंथ, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे अर्निंग्स में ये नंबर्स आने लगेंगे, मुझे लगता है कि आइनॉक्स लीजर कुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेट टू हैव फॉर द नेक्स्ट ईयर। दूसरा अनिल जी, मैं कहूंगा शायद इंडियन होटल्स। मुझे लगता है कि ये शेयर आपको 350 से 400 के भाव में भी मिल सकता है। अभी भी आप देखें, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं गुड़गांव में बैठा हूं और जिस होटल में मैं बैठा हूं, यहाँ पे 4 शादियां हो रही हैं और एक रूम वेकेंट नहीं है, और मुझे लिटरली आखिरी रूम मिला था यहाँ पे। तो यू नो इस बहुत ही अच्छी ऑक्यूपेंसी लेवल्स देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग लेवरेज तो है ही, क्योंकि इनके कॉस्ट ऐसे कुछ खास बढ़ने नहीं वाले, ये सारे अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आई थिंक इंडियन होटल्स भी एक ऐसा शेयर है, मुझे लगता है, जो आपको काफी हद तक रिटर्न दे सकता है। और एक स्ट्रक्चरल प्ले में जो ध्यान में आ रहा है अनिल जी, वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आपको याद होगा कुछ 4-5 साल पहले करीबन 80% का इनका जो बिजनेस है वो यूरोप से आता था, अब वो करीबन 40-45% हो गया है। वो बहुत सारे हाई मार्जिन प्रोडक्ट बिजनेसेस में चले गए हैं, वो पार पे फोकस कर रहे हैं, और उनके जो वीएनबी मार्जिन हैं वो ऑलमोस्ट 25-26% पे जा चुके हैं, विच इज ऑलमोस्ट बेस्ट इन क्लास। इनकी वैल्यूएशन जब एचडीएफसी लाइफ से कंपेयर करें अनिल जी, तो ये अभी भी आपको 2.5-3 टाइम्स प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू 1 ईयर फॉरवर्ड पे मिलेगा, जबकि आपको एचडीएफसी लाइफ 4-4.5 टाइम्स से मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 30-35% का डिस्काउंट अभी भी है। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का अगर हम रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये आपको 18-20% के बीच में मिल जाएगा। तो आई थिंक अगर मैं एक स्ट्रक्चरल बेट लूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, और बाकी जो 2 मैंने नाम लिए, हालांकि इनको ओपनिंग अप थीम भी कह सकते हैं, पर मुझे लगता है कि इनमें बहुत ही दमदार कमाई जो है अर्निंग्स जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि इनके पीज अभी आपको इन्फ्लेटेड लगेंगे, लेकिन अगर 2-3 क्वार्टर में इनके अर्निंग्स आने लगे तो पीज अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएंगे। बिल्कुल। राहुल जी, जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स है, स्पेशली जैसे एनबीएफसीज हो गई या फिर ऑटो स्टॉक्स हो गए, इनमें क्या पसंद है आपको? अनिल जी, केस टू केस मैं लूंगा। आई थिंक आपने ऑटो की बात की, तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल साइकिल जो है अनिल जी, मुझे लगता है कि 2022 और 23 अगले 2 साल तक चल सकता है। तो आई थिंक इसके चलते
आप अशोक लेलैंड को देख सकते हैं। आई थिंक अशोक लेलैंड आपको यहां से मुझे लगता है कि अगर आप 2 साल का व्यू लेके चलें तो आपकी ईपीएस 2.5x आराम से हो सकती है फ्रॉम व्हाट दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इन द करंट ईयर। तो आई थिंक कमर्शियल व्हीकल साइकिल ट्रैक्टर्स का बेस इफेक्ट थोड़ा अनिल जी कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये 15-18% तक ग्रो कर ही जाएंगे। तो अगर आप लार्ज कैप की बात करें तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड और एमएनएम पे अभी भी बेट लिया जा सकता है। और अगर आप कमर्शियल व्हीकल से बेट ले रहे हैं अनिल जी, तो आप ऑटो एंसिलरीज भी देख सकते हैं, जैसे जमुना ऑटो है, पैराबोलिक स्प्रिंग्स में काम करते हैं और उनका मोटा मोटा जो बिजनेस है अनिल जी वो टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड से आता है। दे आर द 2 बिगेस्ट क्लाइंट्स फॉर देम और दोनों का बिजनेस बहुत ही अच्छे विकेट पे है अभी। तो आई थिंक एज अ गुड प्रॉक्सी जमुना ऑटो की जो आपको रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 34-35% है और अभी आपको ये शेयर कुछ 27-28 टाइम पे मिल रहा है। तो आई थिंक यहाँ से पीई रेटिंग का स्कोप है, डेट फ्री कंपनी है, वर्किंग कैपिटल इज वेरी मच अंडर कंट्रोल एंड इट्स अ मार्केट लीडर, मार्केट शेयर बहुत स्ट्रांग है इनका पैराबोलिक स्प्रिंग्स में। तो आई थिंक ये एक सेगमेंट है। और 2 एक और नाम मैं आपको दे सकता हूं, एक है एंड्योरेंस और एक है सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन। आई थिंक ये 2 नाम भी अच्छे लगते हैं। और जो अगर आप अगर आप रेट सेंसिटिव्स को थोड़ा ब्रॉडन करते हैं एनर्जी और रियल एस्टेट देखें तो कमर्शियल रियल एस्टेट में थोड़ा ज्यादा झुकाव है, फिनिक्स मिल्स, नेस्को वगैरह, नेस्को, ये कुछ शेयर्स हैं जो हमें लगता है कि यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। मुझे लगता है राहुल शादी में और काफी कुछ वैसा खा रहे जो उनका गला पकड़ा गुड़गांव में ना, और गुड़गांव दिल्ली की ठंड तो गजब की है। तो चलिए मैं राहुल आपसे एक काम करता हूँ, एक मुलाकात फिर से करूंगा। साल खत्म होने के पहले। तो आपने कहा ना कि अब अपनी मुलाकात 2022 में होगी, नहीं 2021 में होगी, और तब मैं आपसे कुछ और विस्तार से बात करूंगा जब आप मुंबई होंगे। और ये कहूंगा कि स्टूडियो में आएंगे तो और भी मजा आएगा। तो एक अपनी मुलाकात रही, बाकी और कुछ और स्टॉक्स, कुछ और थीम्स है जिन पर भी हम राहुल से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय देने के लिए और हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बाजार है मजबूत इस वक्त और 17,600 के ऊपर टिके रहने में कामयाब है निफ्टी इस वक्त। ओके, और बैंक निफ्टी भी आप देखिए दीप 37,500 के आसपास, तो 2 इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास वक्त बिताते हुए दोनों ही इंडेक्स। बिल्कुल सर, तो बढ़िया एक्शन में है बाजार। और पीवीआर बात भी हम कर रहे थे सर, थोड़ा सुस्त था, अब एक्शन में वापस आते हुए दिख रहा है। इंडियन होटल्स में मूव आए हैं और क्योंकि मिड कैप आईटी की बात निकली है तो फिर फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। परसिस्टेंट, माइंडट्री और साथ ही कोफोर्स पर तो ऑलरेडी कॉल्स आ चुकी हैं। एक बार जरा फर्स्ट सोर्स का भी चार्ट देख लीजिए, इस पर भी आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट स्पाइक करके डेज हाई पर फर्स्ट सोर्स है। और जय ठक्कर ने 2 दिन पहले इस पर कॉल भी दी थी। जय अगर है तो उनसे एक अपडेट भी ले लिया जाएगा इस कॉल का। और सेठी साहब के राय भी इस काउंटर पर आपको आती हुई दिखी थी। जय, फर्स्ट सोर्स 2 दिन पहले आपकी कॉल थी यहाँ पर, कोई फ्रेश व्यू देना चाहेंगे? एक्शन में आ रहा है स्टॉक? ओके, जय का लेवल डाउन हो गया है। सुमित जी अगर आप ही देख लें, फर्स्ट सोर्स बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है इस समय। दीपांशु, अभी और मोमेंटम आएगा स्टॉक के अंदर, क्योंकि स्टॉक ये सेक्टर के सारे स्टॉक्स के अंदर एक एक करके मूव देखने को मिल रहा है। जहां तक फर्स्ट सोर्स का सवाल है, 180 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो ऊपर में 190 से लेके 195 तक का मूव आने वाले दिनों में फर्स्ट सोर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, 180 के ब्रेकआउट के बाद और भी खरीदारी कर सकते हैं 190 से 195 के टारगेट के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स में राय आती हुई सुमित जी की तरफ से। आइए वक्त न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का बात करेंगे कल से खुल रहे डेटा पैटर्न्स इंडिया के आईपीओ की। आइए आपको बता दूं डेटा पैटर्न्स इंडिया के बारे में। 1998 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिफेंस और एरोस्पेस में इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन देने का कारोबार करती है। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए अंतरिक्ष से जुड़े हुए और डिफेंस से, रक्षा से जुड़े हुए जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं उनके लिए सॉल्यूशन देने का काम करती है। और जो पूरे हिंदुस्तान में बनाए गए डिफेंस प्रोडक्ट्स की जो हमारी इंडस्ट्री है उनको ये अपनी सर्विसेज देती है। सारे बड़े ग्राहक हैं इसरो, डीआरडीओ जैसे जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफेंस और एरोस्पेस में काम करते हैं, वो सारे इनके कस्टमर्स हैं। और कंपनी के पास 500 से ज़्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और ये सारे मिलकर इस कंपनी को बेहद मजबूत बनाते हैं। आइए पहले इशू की जानकारी दे दूं। इशू खुलने जा रहा है कल और कल खुलकर 16 तारीख को होगा बंद। 3 दिन खुला रहेगा, 14, 15, 16। प्राइस बैंड 555 से 585 रुपए, 585।
25 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्रेश इश्यू है वो है 240 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो बेच रहे हैं वो है 348 करोड़ का, राउंड फिगर 350 करोड़ मान लें तो ऊपरी बैंड पर लगभग 590 करोड़ की इश्यू साइज, और इस इश्यू साइज पर 3035 करोड़ का मार्केट कैप बनता है कंपनी का। तो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी है ये इस वक्त। आइए हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही जो हैं श्रीनिवास गोपालन रंगराजन साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पहले मैं उनका परिचय आपको दे दूं। कंपनी के प्रोमोटर हैं, मद्रास यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स की डिग्री ली है, और साथ ही आईआईटी मद्रास से साइंस में मास्टर्स की डिग्री भी ली है। बिजनेस डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट अफेयर्स, फाइनेंस, मार्केटिंग का 30 साल से ज्यादा का रंगराजन साहब का बड़ा गहरा अनुभव है। मिस्टर रंगराजन, वेलकम ऑन द शो, and first and foremost, thank you so much for taking your time out for Zee Business. Tell us about your business model first. Exactly आपकी कंपनी क्या करती है? We are a defense and aerospace electronics segment focused company. We've been around for many years, about 30 years plus now. But we are very differentiated from the other companies in this business in the Indian context. First, we are a product business company. We build our own products. The difference is that we build the building blocks, what they call as commercial off-the-shelf blocks, that is the reusable building blocks of the system, and also the end systems. We also do design across the stable electronics, from processor to RF microwave power, the entire spectrum we design. We've been working with ISRO and DRDO for many years now, and with that competency, we built up a lot of products for DRDO. Some of them have now gone into production. So today we have about 600 crores orders on hand, more than a couple of years of business. And we have a very large pipeline of contracts expected based on whatever we delivered earlier, which is expected to go into production in the next 2 to 3 years' time. So we are actually we're looking at a growth, substantial growth as we're going along. We have about 750 people working with us, 450 of them are engineers. It's a very strong development-centric organization, and we have the infrastructure to deliver on the growth which is necessary. We build complete systems for in radars, electronic warfare, communication systems, etc. Okay. The important thing is we think we're an inflection point because not only we do the full systems, but the Indian market has opened up to us. The whole business of memory tenders are now opening up to Indian business, Indian industry, which is prime, which is hitherto has been imported. So enormous opportunity for people like us to address the end solution opportunity and scalability. Okay. So, Mr. Rangarajan, essentially you are saying that you are a manufacturing company, right? Not a consultancy company. Yes, we are a design and manufacturing company. Okay. We build products. So, as against revenue of 224 crores in financial year 2021, you have order book more than 600 crores at this point in time? That's right. And how much time you will take to execute it, and what kind of growth in revenue and order book can be expected? We have to execute all the orders in the next 2 years. We believe that we should scale 40% year on year based on the contracts on hand and also on the expected contracts based on earlier delivered products. Okay, wonderful. Another thing, I was looking at your financial data. Your receivables are quite, around 222 days, what I see here. So isn't it too long a period for your receivables, and how do you plan to reduce it, or being a government organization you have to deal with these kind of receivables for such a long time? No, see, the business model is something very different in this industry. We start with the development-centric business model. That is, we develop with DRDO, build the products, go through certification. So in the development, when we do mostly development business, what really happens is that most of the orders get bunched up, or delivery gets bunched up to year end. So it looks as a large outstanding at the end of the year. The last quarter we do 85 to 90%. What really happens is when you go into production business, for example, if it's a crore, we have about 70% is production business and 20% is development business. When we graduate from development to production, what we mean by production is that we get repeat business from DPSU based on the earlier delivered orders for DRDO. When you do that, we have two advantages. One is we have a 3-year, 4-year running order with the MOD defense agencies, which gives you visibility as against development business, which is tender business. Every year we do what we get is what we know.
but here we have visibility of 3-4 years. Second is also delivery happens over the quarter to quarter, largely happens, so it's not budgeted towards year end. And then third, the collection cycles are much shorter because all the development has been done. There are no acceptance criteria which is unknown. Whereas in the DRDO business, we have to also go through certifications and acceptance for flight trials. So many other aspects come into picture during the design stage. So going ahead, since the larger orders are going to be largely production and less of development, our work capital cycles will come to half of what it is today. Though your size is quite small in terms of revenue, like 200 crores odd, do you think that there are entry barriers into this business? Many other companies can't enter, or some sort of advanced technology is needed? What is exactly the differentiation from other companies what you have? See, this is see, you are aware that India has been importing all the defense equipment for the last 75 years. And Indian contribution to defense is hardly 20% today, and that also largely with DPSs. The market now is changing, that India wants Make in India, and the process of procurement has changed today. With the result, enormous opportunities opening out. Now that is on the opportunity side. But just because the opportunity opens out, you don't have a missile which you can design in India which you can deliver, right? So all of us have to go through the development phase, build the products. So what all the large corporates are doing is tying up with the foreign OEM and then deliver the products in Indian context with a work share. Our model is slightly different. We've actually been a product company, so we started building blocks. And if you take a big system, we started building every portion of the system and the domain and the knowledge base which goes to make the full equipment. For example, we have the largest wind profile radio in the world in 200 MHz, which is in Cochin. So like that, we have a competency matrix that's done over many years, and these products have been delivered. They've gone through qualification cycles, and the production contracts are expected. Okay. So though you're smaller in the 200 crore, we can scale up. See, that they're starting small, but the opportunities are large. And where do you get the opportunities when the MOD puts a tender? You need to have a product to address the opportunity. That's what we've been working on the last 20 years. We're building products so that we can address the opportunity and scale substantially as we go along. So we're not looking at Indian competition to scale. We're looking at what India is importing from Israel, Europe, US, so many countries, and those are the kind of companies we need to emulate. We want to look at those companies, emulate them, and build large systems. So the scalability is important, and that's what we've built. Fair point, sir. Thank you so much for taking your time out, and our best wishes for your IPO opening tomorrow. We hope that it would be a grand success. Thank you so much, sir. Thank you very much for having. थैंक यू। तो ये थे श्रीनिवास गोपाल रंगराजन साहब जो बताते हैं अपनी कंपनी की योजनाओं के बारे में। दीप कल सुबह इसके पूरा विश्लेषण करेंगे, जानेंगे। हाँ, बात करके और कंपनी को समझ के अच्छा लग रहा है। खाली एक ही चीज है, साइज बड़ी छोटी है कंपनी, छोटी कंपनी, MTR की तरह ही छोटी साइज की स्पेशलाइज बिजनेस में है, निश बिजनेस है जो कि आपका डिफेंस और एयरस्पेस से रिलेटेड है। तो वैल्यूएशन देखेंगे कि किस तरह के, और उसके बाद कल सुबह 8 बजे आपको देंगे डेटा पैटर्न्स पर राय। ये है आपके लिए। वैसे आज एक मैनेजमेंट हमारे साथ और जुड़ने की तैयारी में है, और कल जो कल क्या है, शुक्रवार को जो लिस्टिंग हुई थी स्टार हेल्थ की, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है। 900 रुपए का इश्यू प्राइस था, और लगभग 900 रुपए की इश्यू प्राइस के आसपास ही स्टॉक आपको ट्रेड दिखा है, वहीं पर होल्ड करा है। थोड़ा नीचे लिस्ट हुआ था, 825 रुपए तक गया था, उसके बाद वापस से इश्यू प्राइस के आसपास। तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। आइए बात करते हैं एक और टॉप मैनेजमेंट से, स्टार हेल्थ। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी 2005 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। लगभग 16% के मार्केट शेयर के साथ देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है ये, और पहली स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी स्टार हेल्थ ही है। आमतौर पर एजेंट्स के पॉलिसी बेचने का कामकाज करते हैं, और 25 राज्यों से ज्यादा में इनका कारोबार है। और बाजार के जाने माने दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला साहब की भी उनके परिवार के साथ 17.5% हिस्सेदारी स्टार हेल्थ की है, जिसमें से उन्होंने अपना कोई भी हिस्सा इस आईपीओ में बेचा नहीं है। ये एकमात्र आईपीओ ऐसा था इस साल का, शायद 2021 का ऐसा रहा होगा, जो पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया। 0.8 टाइम, यानी कि 1 गुना से कम, 20% कम भरा। QIB कैटेगरी में पूरा 1 गुना भरा था, HNI कैटेगरी में 0.2 टाइम, और रिटेल कैटेगरी में लगभग 1 टाइम भरा था। यानी इश्यू
की साइज छोटी करनी पड़ी। इश्यू की जो प्राइस थी, प्राइस बैंड 870 से 900 रुपए था और फिलहाल इश्यू प्राइस के आसपास ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। आइए हमारे साथ कंपनी के एमडी आनंद रॉय साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से आपने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का 21 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है। रॉय साहब, स्वागत है आपका, धन्यवाद जी बिजनेस के लिए आपने समय दिया। क्या आपको नहीं लगता जिस तरह का रेस्पॉन्स मिला था आपके आईपीओ को और पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया, इतना स्टार स्टडेड आईपीओ होने का बावजूद आपकी कंपनी का नाम है, मार्केट शेयर है, राकेश झुंझुनवाला साहब जैसे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर हैं, 17.5% स्टेक होल्ड करते हैं, उन्होंने कुछ भी बेचा नहीं, उसके बावजूद लोगों ने रेस्पॉन्स नहीं दिया, लिस्टिंग भी नीचे हुई। क्या आपको नहीं लगता कि इश्यू की प्राइसिंग थोड़ी कम करनी चाहिए थी, ज्यादा लोगों को पसंद आता? पहले तो धन्यवाद मुझे आपके प्रोग्राम में शामिल करने के लिए जी। नमस्कार आपको और आपके व्यूअर्स को जी। देखिए, जो इशू आईपीओ का इशू हुआ उसके बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है और हमें अभी आगे बढ़ना है क्योंकि अभी कंपनी की लिस्टिंग हो चुकी है। वैल्यूएशंस पे काफी चर्चे हुए कि ज्यादा होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ वो सो हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, बिजनेस जो है, कंपनी का जो मार्केट शेयर है, लीडरशिप पोजीशन है और जो वंडरफुल प्रोडक्ट्स है पूरे सभी सेगमेंट्स के लिए, इन सबको हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे कस्टमर्स अप्रिशिएट करेंगे और आगे चल के कंपनी और भी अच्छा काम करेगी। जी रोहित साहब, क्या लगता है आपको, क्या इन्वेस्टर्स फंड समझ नहीं पाए कि कंपनी का क्या कारोबार है, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, उस वजह से रेस्पॉन्स कम रहा, या फिर एक और ऑप्शन था कि 900 के बजाय आप लोअर बैंड पर 870 पर ही कर देते तो कम से कम 30 रुपए का क्वेश्चन रहता है? जरूर बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन हमारे बैंकर्स के साथ, हमारे प्रोमोटर्स के साथ हमने डिस्कस किया और डिसाइड किया कि कंपनी का जो बैंड था 900 रुपये उसी पे लिस्ट करना चाहिए और म्यूटेड हमारी जो कंपनी की जो लिस्टिंग हुई, रेस्पॉन्स काफी अच्छा रहा पहले दिन और अभी आज दूसरा दिन है। मुझे लगता है कि आगे चल के और भी अच्छा करेंगे। लेकिन देखिए, इंश्योरेंस कंपनी इस कोविड पैंडेमिक के टाइम पे दोनों साइड से अफेक्ट होती है। पहले साइड से तो ग्रोथ अच्छा है, हमारा काफी डिमांड बढ़ा है और मुझे लगता है कि आगे चल के भी कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और इम्पोर्टेंस देंगे और इस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरी ओर, जैसे आप सबको पता है कि सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक काफी इम्पैक्टफुल रहा कंपनी के लिए कि बहुत सारे क्लेम्स आए। हमारी कंपनी 24/7 365 डेज हम काम करते रहे कोविड पैंडेमिक के टाइम पे, ताकि लोगों को सर्विस दे सके, हमारे कस्टमर्स को कैशलेस फैसिलिटी दे सके। तो इस सब के कारण फाइनेंशियल आउटगो जरूर हुआ है ज्यादा, लेकिन स्टार हेल्थ कंपनी आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड देखेंगे तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और आगे चल के भी इस पैंडेमिक के बाद हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएंगे। बिल्कुल, और आई एम श्योर कई सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो आईपीओ के बाद अब लिस्टिंग पर खरीदना भी चाहेंगे कि मार्केट लीडर है, बड़े इन्वेस्टर्स हैं। 3 से 5 साल का रोहित साहब विजन दीजिए कि आपकी कंपनी से किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद की जाए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, क्या विजन है आपका? जरूर, बहुत थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। और कंपनी के काफी एम्बिशियस प्लान्स हैं। जैसे आपको पता है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अंडर पेनेट्रेटेड है इंडिया में और इस पैंडेमिक के बाद लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का काफी अवेयरनेस क्रिएट हुआ है जनरल पब्लिक में। और मुझे लगता है कि स्टार हेल्थ का जो स्ट्रेंथ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, जो प्रोडक्ट स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ी चीज जो हेल्थ इंश्योरेंस में होती है वो है सर्विस कैपेबिलिटी। हमारे 11,000 से ज्यादा लगभग नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। इन सबको लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अपने मार्केट शेयर को और इम्प्रूव कर पाएंगे। आपने जैसे सही बताया, स्टार हेल्थ का 16% के आसपास मार्केट शेयर है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में, लेकिन रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में जहां पर हम ज्यादा फोकस करते हैं वहां पे हमारा 32% के आसपास मार्केट शेयर है। ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और इस मार्केट शेयर को हम और भी ग्रो करना चाहते हैं। इसलिए हमने 2-3 प्रोजेक्ट्स हमने लॉन्च किए हैं। पहले तो एक प्रोजेक्ट है हमारा रूरल मार्केट्स को हमने एक अलग वर्टिकल में क्रिएट किया है क्योंकि बहुत सा डिमांड हमें रूरल एरिया से दिख रहा है। इसके अलावा हमने डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है और कस्टमर सर्विस, कस्टमर नए पॉलिसीज खरीदने के लिए ऑनलाइन टूल्स अभी यूज कर सकते हैं। अपने क्लेम्स को भी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और उसके बेसिस पे क्लेम सेटल हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे इनोवेटिव प्लान्स हैं हमारे और प्रोडक्ट्स में तो हम बहुत इनोवेटिव रहे ही हैं पहले से।
सभी डिजीज सेगमेंट को कवर करते हैं हम। जिनका कैंसर है उनके लिए भी हमारे पास पॉलिसी है, कोई डायबिटिक है 20 साल से वो भी स्टार हेल्थ का पॉलिसी ले सकता है, और रेगुलर कस्टमर्स जो अपने फैमिली अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है ही। तो आगे चलते हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री से लीडिंग ग्रोथ हम मेंटेन करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री 14-15% के आसपास ग्रो करती है सालों साल, और स्टार हेल्थ कंपनी 27 से 30% से ग्रो कर रही थी। इस साल भी ग्रो कर रही है, पिछले साल भी हमने 36% ग्रोथ दिखाया था। तो मुझे उम्मीद है कि इंडस्ट्री से ज्यादा ही ग्रो करेंगे और अपने मार्केट लीडरशिप पोजीशन को और भी एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा रोहित साहब, एक बात और, राकेश झुंझुनवाला साहब की हिस्सेदारी को लेकर, चूंकि उनकी 17.5% हिस्सेदारी है, क्या ये सही है कि 2024 तक वो अपनी हिस्सेदारी बेचने का इरादा नहीं रखते? राकेश जी हमारे बिजनेस के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, और 2024 ही नहीं, मुझे लगता है राकेश जी स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में परमानेंट इन्वेस्टमेंट रहना चाहते हैं, और वो काफी स्ट्रॉन्ग बिलीवर है हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस का और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के बिजनेस मॉडल का, और उनका जो बैकिंग है और उनका जो सपोर्ट है उसके कारण हमें काफी स्ट्रेंथ मिलती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राकेश जी और उनका इन्वेस्टमेंट स्टार हेल्थ में बरकरार रहेगा। 2024 तक तो रेगुलेटरी रीजंस पे लॉक इन है जो IRDA का रेगुलेशन है, लेकिन उसके बाद भी मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि वो परमानेंटली इस कंपनी में जुड़े रहेंगे। चलिए बढ़िया, ये काफी इन्वेस्टर्स के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला होगा कि कम से कम 2024 तक तो राकेश जी आपकी कंपनी में इन्वेस्टर हैं, और उसके बाद भी आपका कॉन्फिडेंस है कि बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करते हैं कि दमदार वेल्थ आपकी कंपनी आगे फ्यूचर में अपने इन्वेस्टर्स के लिए बना पाए, और इसी तरह की ग्रोथ आपकी कंपनी की जबरदस्त बनी रहे। शुक्रिया आनंद राय साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर। 17,600 पर है निफ्टी और 37,500 पर बैंक निफ्टी, दो अहम लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए बाजार विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, जय ठक्कर और साथ ही विश्वेश जी और हमारे बाकी सब मेहमान जैन साहब, राजेश पालिया साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह के शो में साथ देने के लिए। दोपहर वाले शो में भी आपसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को दीजिए इजाजत, और हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे शो का समापन। जय हिंद।